नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने एक बार फिर लहराया अपना परचम है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर ने लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर लिया है। इस प्रतिष्ठान सूची में सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजन पुरस्कार वितरण समारोह में स्वच्छता सर्वेक्षण के विजेताओं को सम्मानित किया है। ये उपलब्धि इंदौर की मजबूत स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का परिणाम है। देश भर के शहरों में स्वच्छता की इस प्रतियोगिता ने स्वच्छ भारत मिशन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। इंदौर की यह सफलता अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में स्वचालित परीक्षण केंद्र यानी एटीएस का उद्घाटन किया है, जो वाहनों की तकनीकी जांच को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाएगा। इस हाईटेक सुविधा ने न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि दिल्ली अब वाहन फिटनेस जांच में देश के अग्रणी शहरों में शामिल हो गया है। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि बच्चा मत लो। उन्होंने आगे कहा है कि इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि बिहार में अभी चुनावी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन अभी अपने घोषणा पत्र पर काम कर रहा है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर किसी को जल्दी थी तो उससे सरकार क्या कर सकती है। उसके इस बयान के बाद राज्य की सियासत में बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब देखिए, बचवा की बात मत कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव की घोषणा बिहार में नहीं हुई। महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे। अब बचवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। अब देखिए, जिस पार्टी में 5.5वें नंबर पर कोई व्यक्ति हो, उसका क्या होना है। मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है, बिहार के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में हमारा सब्सिडी योगदान देगा। और हम बिजली में भी, आप याद कीजिए, हम मात्र 55 पैसे पर हम बिहार के किसानों को बिजली देते हैं। तो ये पूर्ण रूप से बिहार में सब्सिडी देने का पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब देखिए, बचवा की बात मत कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव की घोषणा बिहार में नहीं हुई। महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे। अब बचवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार के तरीके लोकतंत्र के जरिए और लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा है कि यहां लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने जानकारी दी है कि वो इस मुद्दे पर सभी बड़े नेताओं को पत्र लिख रहे हैं और 19 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के फैसले का स्वागत किया है। मांझी ने कहा है कि यह फैसला जनता को सीधी राहत देगा और इससे सरकार के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस कदम को जनहित में उठाया गया सकारात्मक निर्णय बताया है, जिस पर सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।
जो भी फैसला लिया गया है उसका स्वागत किया जा रहा है। फैसला स्वागत योग्य, जनता को राहत मिलेगी। तेजस्वी का कहना है इससे जनता को राहत मिलेगी और हर बार तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये सवाल उठाया जाएगा क्योंकि ये बड़ा सवाल है। 125 यूनिट फ्री बिजली पर मांझी का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। लगातार जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के फैसले को सराहा है। उन्होंने कहा है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी, जो गरीब लोग हैं उनको राहत मिलेगी, जो आम जनता है उनको राहत मिलेगी। अगर बिजली मुफ्त हो जाती है या यूनिट कम हो जाती है तो आम जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लखीमपुर खीरी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सरकार के दावों की पोल खोल दी गई है, जहां एक तरफ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जिले का दौरा करते हुए पत्रकारों से कह रहे थे कि खाद की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर भदुरा सरकारी समिति में खाद के लिए पहुंची एक महिला को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। ये पूरा घटना कैमरे में कैद हो गई है और अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो चुकी है। सरकार भले ही नारी शक्ति की बात करती हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिख रही है। तो कैमरे में कैद हो गई है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां सरकार की जो खामी है वो लगातार कैमरों में उजागर होती जा रही है और हर दिन उजागर होती है। लगातार हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये कृषि मंत्री ने कहा है कि इसमें कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री का कहना है कि खाद में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुलिस की बर्बरता उस महिला के साथ कुछ अलग ही रूप लेती नजर आ रही है। खाद के लिए महिला पे लाठीचार्ज हो गया। जहां सरकार हमेशा कहती है कि महिलाओं को आगे होना चाहिए, वहीं महिला के साथ इस तरीके का जो भी बर्बरता हुई है वो कैमरे में कैद हो गई और देखना यह होगा कि इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है। बिहार की राजनीति में आज बड़ी घोषणा हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, जिससे राज्य के लाखों गरीब परिवारों और किसानों को सीधी राहत मिलने वाली है। अब इस फैसले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि ये एक जनहित का कदम है और जो आम जनता है उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उनका कहना है कि बिजली अब केवल रोशनी ही नहीं बल्कि तरक्की की ताकत है और ये कदम विकास को नई रफ्तार देगा। सरकार का ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बोझ कम करेगा और किसानों की जो लागत है वो भी घटेगी। ये योजना बिहार को ऊर्जा सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे ये साफ होता है कि नीतीश सरकार आने वाले चुनाव से पहले आम जनता के दिलों में अपनी जगह और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। हाँ, ये तो अच्छा है। नीचे करो ना, जो खास करके जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं उनको इसका फायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज़्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी टैरिफ में, लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूं कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेशन है, मतलब जो मेरा अपना हम लोगों का जो बिजली पहुंचाने की जो साहब की जो नीयत है नेताजी की,
पटना की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पारस अस्पताल के गोलीबारी कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने रोक दिया है। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में अब कानून का राज नहीं बल्कि अपराधियों और माफियाओं का राज है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में नर्स, डॉक्टर, आम लोग तक सुरक्षित नहीं है। फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं और अपराधियों को उनकी जाति देखकर बचाया जा रहा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में अब प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री हैं, असल में सरकार बीजेपी चला रही है। उन्होंने राज्यपाल से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर दी है। कुछ बाकी है बिहार में, 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी? केरल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिनराई विजयन केस हाईकोर्ट ने लगाई 3 महीने की रोक। 3 महीने की रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट की सभी कार्रवाइयों पर 3 महीने की पाबंदी लगा दी गई है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है और जांच अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल पिनराई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ट्रायल कोर्ट ने अभी सभी कार्रवाई बंद कर दी है। मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और जांच अभी की जा रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि केरल पिनराई विजयन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और सभी कार्रवाई अभी 3 महीने के लिए बंद कर दी गई है। मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जांच अभी इसकी जारी है। अभी जांच में कोई आगे जांच नहीं बढ़ी है। अभी जांच में कोई आरोपी या कुछ भी सामने नहीं आया है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है और जांच अभी जारी है। ट्रायल कोर्ट की सभी कार्यवाही पर 3 महीने की पाबंदी लगा दी गई है। 3 महीने तक इस केस में कोई कार्यवाही नहीं होगी। हाईकोर्ट में लंबित मामला चल रहा है और जांच अभी इसकी जारी है। अभी जांच में कोई सामने कोई कड़ी नहीं आई है, कोई सबूत नहीं आया है इस पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम ने करवट ले ली है, जहां शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से शिमला से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो आम जनता है वो देखिए आप कैसे जिस तरीके से छतरी लेके उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। तेज बारिश के चलते आने जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ये तस्वीरें शिमला से आ रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के चलते कई दुर्घटना होने के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो आप बाहर ना निकलें। लगातार हम आपको शिमला से आए ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं स्क्रीन पर। हिमाचल में बारिश का कहर मचा हुआ है।
पुणे जिले के शिक्रापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर चोरों की चोरी की जो योजना बनाते वक्त बहादुरी से पीछा कर पकड़ लिया है। ये वही आरोपी हैं जो इलाके में 2-3 दिन पहले हुई चोरी के बाद फिर लौटे थे। रात्रि गश्त पर निकले पुलिस हवलदार विकास पाटिल और राम जाधव ने संदिग्ध गतिविधियों को देख दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी बाइक से भागने लगे। पुलिस ने बिना वक्त गवाए पीछा किया और हाथापाई के बाद उन्हें धर दबोचा गया। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और शिक्रापुर पुलिस की सतर्कता की इलाके में जमकर सराहना भी की जा रही है। भुवनेश्वर में फकीर मोहन कॉलेज के एक छात्र की आत्मदाह से हुई मौत के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ बुलाए गए ओडिशा बंद के दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये घटना तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है, जहां विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बीच विवाद अभी भी जारी है। लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरीके से विवाद जारी है। फकीर मोहन कॉलेज की छात्र ने आत्मदाह किया था, जिसके चलते ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। भुवनेश्वर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जो प्रदर्शन करता है और जो प्रशासन है, लगातार उनमें भिड़ंत देखी जा सकती है। किसी भी तरह के आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील कर रहा है। कोई भी हिंसा ना हो, इसके देखते हुए प्रशासन ने कई लोगों को अपनी गिरफ्त में भी लिया है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन उनको घसीट रहा है और प्रदर्शनकारी उठना भी नहीं चाहते, वो उठ भी नहीं रहे। लगातार तस्वीरें आपके सामने आ रही है। फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा की आत्मदाह के बाद ये पूरा मामला है। विपक्षी दलों का उड़ीसा बंद आंदोलन था, जिसके चलते ये सारे वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा ने आत्मदाह किया था, जिसके चलते विपक्षी दल ने आंदोलन जारी किया है और प्रशासन लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है कि कोई हिंसक तरीके से आंदोलन ना हो। लगातार प्रशासन इसकी कड़ी सुरक्षा को देखते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लगातार तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। आत्मदाह से हुई मौत का विरोध करते विपक्षी दलों को ओडिशा बंद आंदोलन के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोग जो हिंसक प्रतिक्रिया दे रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें आप महिलाओं को भी देख सकते हैं, महिलाएं भी कैसे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और जिस तरीके से प्रशासन उनको अंदर कर रहा है, सारी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा ने आत्मदाह किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ है। भुवनेश्वर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको 4 टीवी की स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरा उठा ले जाता है और वो तीसरा वही होता है जो उनके बीच में आग लगाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ऊपर हो आया है, लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका सहित यूरोप के देश यूक्रेन के साथ पर्दे के पीछे से लगातार यूक्रेन के साथ दे रहे हैं, लगातार वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, वहीं रूस तमाम प्रकार के प्रतिबंधों को झेलते हुए भी अकेले ही इस युद्ध को लड़ रहा है।
हाँ, इतना जरूर है कि इस युद्ध से भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश होने वाले नुकसान को झेल रहे हैं। वहीं ट्रंप ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो तुरंत ही इस युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और इस युद्ध का भरपूर फायदा अमेरिका को मिल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूक्रेन के संसाधनों पर अधिकार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रसिया को टैरिफ का डर दिखाकर पीछे हटने को भी कहा जा रहा है। क्या कुछ कहना है अमेरिका का, देखिए ये हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर 50 दिनों में पुतिन ने कोई शांति समझौता नहीं किया तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा देगा। यह धमकी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक में दी। इसके बाद दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या अब रूस यूक्रेन जंग थमेगी या टैरिफ बम से हालात और बिगड़ेंगे। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। खाने पीने की चीजों से लेकर तेल गैस के दाम तक बढ़ गए हैं। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि यह जंग जल्द खत्म हो, लेकिन अब तक रूस और यूक्रेन के बीच कोई ठोस शांति समझौता नहीं हो सका है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक में कहा कि वो रूस से बिल्कुल खुश नहीं हैं, बल्कि ट्रंप ने कहा अगर पुतिन ने 50 दिनों में यूक्रेन के साथ कोई समझौता नहीं किया तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप की इस धमकी को टैरिफ बम कहा जा रहा है। तो टैरिफ बम आखिर होता क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है आयात शुल्क, यानी किसी देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाना। अगर अमेरिका रूस से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगा देगा तो रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका रूस से कुछ खास चीजें खरीदता है, जैसे तेल, गैस और खनिज पदार्थ। टैरिफ लगने से रूस को अमेरिका में सामान बेचना महंगा पड़ेगा और उसे बड़ा घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्रंप की धमकी से रूस पर इसका क्या असर होगा? अगर अमेरिका रूस पर सख्त टैरिफ लगाता है तो रूस को दूसरा बाजार ढूंढना पड़ेगा। यूरोप पहले ही रूस के तेल पर और गैस पर निर्भरता कम कर चुका है। ऐसे में रूस पर दबाव बढ़ेगा कि वो यूक्रेन के साथ कोई समझौता करे। हालांकि पुतिन पहले भी कई दबाव झेल चुके हैं और जंग रोकने को राजी नहीं है। यूक्रेन आखिर क्या चाहता है? यूक्रेन चाहता है कि रूस उसकी जमीन से सेना पूरी तरह हटाए और जो इलाके रूस ने कब्जा किए हैं वो वापस लौटाए जाएं। लेकिन रूस इसके लिए कतई तैयार नहीं है। पुतिन मानते हैं कि रूस ने जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया है वो रूस के विचारों से मेल खाते हैं और वो सभी रूस के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो इलाके अब रूस के हैं। यही वजह है कि जंग रुक नहीं पा रही है। तो आखिर इसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है, चलिए आपको वो भी समझाते हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि जंग खत्म हो, इससे अमेरिका यूरोप सहित दुनिया भर में महंगाई कम होगी, तेल के दाम नीचे आएंगे और वैश्विक सप्लाई चेन सामान्य हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और आर्थिक लाभ कमा रहा है। क्या सच में जंग रुकेगी? अब अगर बात करें कि क्या जंग सच में रुकेगी, तो फिलहाल इसे लेकर कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। पुतिन पहले भी अमेरिका के धमकियों को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन अगर रूस पर आर्थिक संकट बढ़ा तो उसे शांति के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत को इस टैरिफ से पड़ने वाले प्रभाव की अगर बात करें तो आपको बता दें कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। अगर रूस पर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो रूस भारत को और सस्ता तेल दे सकता है, लेकिन जंग लंबी चली तो वैश्विक बाजार में तेल के दाम फिर बढ़ सकते हैं। तो अब क्या होगा? ट्रंप की धमकी से रूस के रुख में बदलाव आता है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगले 50 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन कोई समझौता कर लेते हैं तो दुनिया को राहत मिलेगी, नहीं तो टैरिफ बम से रूस को आर्थिक चोट जरूर पहुंचेगी। इसलिए अब दुनिया को तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।